फैक्ट्री में मैनेजर था। उसका प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रितेश उसे नोएडा में एक मकान खरीदने के लिए कन्विंस कर रहा था। चमन, तुम्हें मकान पसंद आया है नहीं? हाँ, मकान तो बहुत पसंद आया, लेकिन थोड़ा वीराने में है। 24 साल में पूरी कॉलोनी बन जाएगी वहाँ। कभी नोएडा भी पूरा जंगल था, आज जमीन की कीमत करोड़ों में है। अभी खरीद लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे, आगे तुम्हें फिर नोएडा में जमीन खरीदने को नहीं मिलेगी। चमन रात 9 बजे घर पहुंचा। वो अभी जिस घर में रह रहा था वो घर बहुत छोटा था। उसके दोनों बच्चों में अक्सर पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण लड़ाई होती। तूने मेरे अलमारी को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? तू उसमें अपना क्रिकेट बैट, खटारा, लैपटॉप और हेलमेट क्यों रखता है? अपने कचरे को मेरी अलमारी से बाहर फेंक, वरना मैं अपने कपड़े तेरे बेड से नहीं हटाऊंगी। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे घर आते ही महाभारत क्यों शुरू कर देते हो? चमन की पत्नी रचना कहती है, इन दोनों का सामान अकबर के साम्राज्य की तरफ फैलता ही जा रहा है। इन्हें अलग अलग रूम चाहिए, वरना ये दोनों इस कमरे को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे। मैंने प्रताप नगर वाले मकान को फाइनल कर दिया है। उसमें 4 लोगों की फैमिली के लिए पर्याप्त जगह है। अगले सप्ताह हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। पापा, सबसे बड़ा रूम मुझे चाहिए। तू छोटा है, इसलिए तुझे सबसे छोटा रूम मिलेगा। तेरा काम टॉयलेट में भी चल जाएगा, समझा? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। उस मकान के सारे कमरे बराबर हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद चमन का परिवार नए मकान में पहुंचा। यहाँ तो घोर सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आम बस्ती से बिल्कुल कट गए हैं। कुछ दिन रहेंगे फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ रोड बहुत चौड़ा है, कार, ट्रक, सारे वाहन आसानी से आ सकते हैं। रोहन और पूजा ने अपने अपने कमरे पर कब्जा कर लिया। देर रात तक वो लोग सामान सेट करते रहे। फिर जब वो लोग सोने लगे तो लाइट चली गई। जब काफी देर तक लाइट नहीं आई तो चमन ने मीटर चेक किया। अरे मीटर में तो लाइट आ रही है, फिर कमरों में क्यों नहीं आ रही? पापा, किसी इलेक्ट्रिशियन को फोन कीजिए ना, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। मैं यहाँ किसी इलेक्ट्रिशियन को जानता भी तो नहीं। रितेश के पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा, लेकिन वो तो फोन बंद करके सो गया। तभी अचानक किसी ने डोरबेल बजाई। चमन ने दरवाजा खोला तो बाहर मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा था। मेरा नाम मुकेश है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या आपने मुझे बुलाया? इससे पहले कि चमन कुछ बोल पाता, मुकेश नाम का आदमी सबसे पहले रोहन के कमरे में गया और स्विच बोर्ड खोलकर चेक करने लगा। हमने तो किसी को बुलाया नहीं, फिर ये आदमी इतनी रात में अचानक कैसे? अरे छोड़िए ना पापा, हमें क्या मतलब, शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और इस आदमी को भेज दिया। मुकेश रोहन के रूम की लाइट ठीक करके बोला, अब बस इसी कमरे में लाइट रहेगी, बाकी मैं कल ठीक करूंगा। पैसे भी मैं तभी लूंगा जब पूरे मकान की लाइट ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला गया। चलो तुम लोग अपने अपने रूम में जाकर गर्मी का आनंद उठाओ और मैं आराम से पंखे की हवा में सोऊंगा। रोहन तो सो गया, पर बाकी लोगों को नींद नहीं आ रही थी। अचानक रोहन को अपने पेट पर भार महसूस हुआ तो उसकी आंख खुली। रोहन ने देखा उसके पेट पर एक भूत बैठा हुआ है और उसके सीने से एक तार खींच रहा है। पापा, भूत! जब चमन और बाकी लोग रोहन के कमरे में पहुंचे तो रोहन बिस्तर पर लेटा बुरी तरह से हाफ रहा था और उसके सीने से एक लंबा बिजली का तार निकला हुआ था। पापा, मेरे पेट पर एक भूत बैठा हुआ था। ये तार मेरे सीने में उसी ने डाला है। अरे क्या तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। चमन ने अपने आप रोहन के सीने से तार बाहर निकालना ठीक नहीं समझा, तो वो अगले दिन रोहन को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तार को हल्के से हिलाया, तभी तार सीने से बाहर आ गया। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तार बस स्किन में घुसा था। तुम जा सकते हो। रात में इलेक्ट्रिशियन फिर से चमन के घर आया और इस बार पूजा के कमरे की लाइट ठीक करके चला गया। उस रात पूजा गहरी नींद में सोई। अचानक पूजा को अपने शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में
तार और बल्ब लिपटे हुए हैं और स्विच बोर्ड के पास भूत खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक प्लग था। भूत ने प्लग को सॉकेट में लगा दिया और पूजा को बिजली का तेज झटका लगा। उधर चमन और रचना अपने कमरे में बातें कर रहे थे। ये इलेक्ट्रीशियन भी अजीब है, ये एक बार में सारे घर की लाइट ठीक करके क्यों नहीं जाता? अरे होने दो, हमें क्या करना है। वैसे भी इस एरिया में दूसरा इलेक्ट्रीशियन खोजना मुश्किल है। रितेश छुट्टी पर चला गया है, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। तभी रचना और चमन को पूजा की चीख सुनाई दी। दोनों जब पूजा के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पूजा को लगभग बेहोशी की हालत में पाया। अरे क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत किसने की? यहाँ एक भूत था पापा, उसने मुझे करंट लगाया। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कल रोहन के सीने में किसी ने वायर डाल दिया और आज पूजा को करंट लगाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? हमने बेकार में ही इस वीराने में मकान खरीदा। तुम भी कहाँ बेकार की बातों में पड़ी हो। ये दोनों भाई बहन ही भूत बनकर एक दूसरे को डरा रहे होंगे। पूजा, क्या ये बात सच है? नहीं मम्मी, मैंने रोहन को नहीं डराया। सुनिए जी, आप किसी अच्छे पढ़े लिखे तांत्रिक को बुला कर लाइए। तांत्रिक वगैरह को बुलाना मैं तभी ठीक समझूंगा जब मैं अपनी आंखों से भूत देख लूंगा। इन शैतान बच्चों की बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अगली रात इलेक्ट्रीशियन फिर से चमन के घर में पहुंचा। सुनिए, क्या आप यहाँ कहीं आसपास रहते हैं? नहीं, मेरा घर तो बहुत दूर है। मैं तो बस यूं ही भटकते हुए यहाँ पहुंच जाता हूँ, लोगों की मदद के लिए। हाँ, आज आप पूरे घर की लाइट ठीक कर दीजिए प्लीज। आज मैं सारा काम निपटा दूंगा। मुकेश पूरे घर की लाइट ठीक करके चला गया। आज हम लोग भी चैन से सोएंगे। आपने उस इलेक्ट्रीशियन को पैसे तो दिए ही नहीं। अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। चमन तुरंत घर के बाहर पहुंचकर इलेक्ट्रीशियन को देखने गया, लेकिन इलेक्ट्रीशियन उसे कहीं भी नहीं मिला। चमन घर लौटकर रचना से बोला, वो आदमी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगर कभी दिखेगा तो उसे पैसे दे दूंगा। चलो अब सो जाते हैं, 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। चमन सो गया, लेकिन रचना को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। आधी रात के करीब रचना की थोड़ी देर आंख लगी तो किसी की भयानक हंसी से उसकी आंख खुल गई। रचना ने देखा कि चमन के बराबर में एक भूत बैठा हुआ है। भूत ने चमन के माथे में प्लग घुसा रखा है और चमन के पेट पर कपड़े प्रेस कर रहा है। रचना, तेरे भी गरम गरम प्रेस लगा दूंगा। रचना बुरी तरह से चीखी। भूत प्रेस छोड़कर गायब हो गया। रचना ने चमन के माथे से प्लग बाहर खींच लिया। माथे पर कोई घाव नहीं था। मुझे तो पूजा और रोहन की चिंता हो रही है। चमन और रचना रोहन के रूम में गए। रोहन पंखे से बंधा हुआ था और भूत स्विच बोर्ड के पास खड़ा था। क्या कहते हो, चला दूं पंखा? चमन, हनुमान जी की मूर्ति लेकर आइए। चमन जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति लेने गया, भूत गायब हो गया। रोहन, तुम अभी भी कुछ देर ऊपर ही टंगे रहो, मैं पूजा को देखकर आती हूँ। रचना जब पूजा के कमरे में पहुंची तो उसने देखा पूजा भूत को नाच दिखा रही है। भूत पानी गर्म करने वाली रॉड लिए बैठा हुआ था। नाचते रहो वरना ये रॉड तेरी कमर पर छुआ दूंगा। पूजा, इस कमीने के सामने मत नाचो तुम। तू भी नाच कर दिखा वरना तेरे भी ये रॉड लगा दूंगा। उधर रोहन के कमरे में चमन रोहन को पंखे से नीचे उतार रहा था। रोहन ने जब रचना की आवाज सुनी तो वो तुरंत पूजा के कमरे में पहुंचा। इस बार रोहन ने भी भूत को देख लिया। जैसे ही रोहन ने हनुमान जी की मूर्ति भूत के सामने रखी तो भूत गायब हो गया। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया है ना? जल्दी से जाकर किसी को बुलाइए और इस घर की शुद्धि करवाइए। हमने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है।
गृह प्रवेश करने से पहले हवन वगैरह जरूर कर लेना चाहिए था। उस रितेश ने हमें ये मकान दिलवाकर हमारे साथ जरूर कोई चालाकी की है। चमन ने रितेश को फोन किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो रितेश के घर भी गया, लेकिन रितेश के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे इसने मुझे उल्लू बनाया। आखिर चमन एक पंडित को अपने घर लेकर गया। पंडित ने मकान के सभी कोनों में एक एक नींबू रखा और अगले दिन नींबू चेक किए। सारे नींबू काले पड़ चुके थे। देखिए, इस घर में किसी आत्मा का वास है। क्या कोई अनजान व्यक्ति इस घर में आया था? अनजान व्यक्ति तो नहीं आया था। आया था पापा, आया था। वो इलेक्ट्रिशियन एक अनजान व्यक्ति ही था। अरे हाँ, वो इलेक्ट्रीशियन। हमारे घर पता नहीं कहाँ से एक इलेक्ट्रीशियन आया था। वो बिना पैसे लिए हमारे घर की बिजली ठीक करके चला गया। वो इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़ी चीजों से हमें सता रहा है। कभी करंट, कभी प्रेस, तो कभी इलेक्ट्रिक रॉड। कल मैं इस घर की शुद्धि करूंगा, तब सारा मामला साफ हो जाएगा। बस आज की रात तुम लोगों को सावधान रहना होगा। उस रात चारों लोग एक ही कमरे में सोए। वास्तव में वो सोए ही नहीं, उन्होंने बस सोने का नाटक किया। जब भूत कमरे में आया तो वो चारों उठकर बैठ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमें किस तरह सताने वाले हो? भूत अपने साथ स्टेडियम में लगने वाली बड़ी सी लाइट लेकर आया था। वो करंट, कभी प्रेस, तो कभी इलेक्ट्रिक रॉड। कल मैं इस घर की शुद्धि करूंगा, तब सारा मामला साफ हो जाएगा। बस आज की रात तुम लोगों को सावधान रहना होगा। उस रात चारों लोग एक ही कमरे में सोए। वास्तव में वो सोए ही नहीं, उन्होंने बस सोने का नाटक किया। जब भूत कमरे में आया तो वो चारों उठकर बैठ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमें किस तरह सताने वाले हो? भूत अपने साथ स्टेडियम में लगने वाली बड़ी सी लाइट लेकर आया था। आज मैं इस लाइट को जलाऊंगा। इस लाइट की रोशनी इतनी तेज है कि तुम लोगों को अंधा कर देगी। और एक बात बता दूं कि मैं कल नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि कल तुम लोगों ने एक पंडित को बुला लिया है। भूत ने लाइट का प्लग सर्किट में लगाया, लेकिन लाइट जली ही नहीं। हमने पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है और पंडित को भी अभी बुला लिया है। पंडित जी अचानक से बेड के नीचे से निकले और भूत पर अपनी राख मारी। भूत एक आत्मा में बदल गया। कौन हो तुम और इन लोगों को क्यों सता रहे हो? मेरा नाम मुकेश है। ये घर मेरा था। रितेश ने एक पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पुलिस वाले ने मुझे मार कर मेरी लाश को गायब कर दिया। फिर रितेश ने और उस पुलिस वाले ने चोरी के हर्जाने के रूप में मेरी बीवी बच्चों से ये मकान छीन लिया। मेरे बीवी बच्चे सिकलापुर में रह रहे हैं। उन्हें ये घर वापस करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। चमन ने मुकेश के परिवार के साथ मिलकर रितेश पर मुकदमा दायर किया और उसे 14 साल की सजा हुई। मकान मुकेश के बीवी बच्चों के पास चला गया और तब मुकेश के आत्मा को भी शांति मिल गई। सेंट जॉन स्कूल में आज स्टूडेंट्स की भीड़ थी। किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी तो किसी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि आज रिजल्ट आया था और प्रीति ने टॉप किया था। उसके सारे दोस्तों के नंबर भी अच्छे आए थे। उसके दोस्त पूजा, राहुल और एंडी बहुत खुश थे। एंडी प्रीति को छेड़ते हुए बोला, प्रीति, तुमने अगर स्कूल में टॉप किया है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। क्या कहना चाहते हो तुम? सारा स्कूल जानता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारी मॉम है। जरूर उन्होंने एग्जाम में तुम्हारी बहुत मदद की होगी। एंडी की बात पर राहुल भी हंसते हुए बोला, तूने बिल्कुल सही कहा एंडी। मुझे भी अब यही शक हो रहा है। हमने अभी एग्जाम में बहुत मेहनत की है, मगर हम में से तो किसी ने भी टॉप नहीं किया। ऐसी बात नहीं है राहुल, तुम्हें इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। सारा स्कूल जानता है कि प्रीति की मॉम के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। अरे तुम दोनों तो बुरा मान गई। मैं और एंडी तो तुम्हें छेड़ रहे थे। राहुल सही कह रहा है यार। चलो प्रीति, अब अपना मूड सही करो। और तुम भी पूजा, हम दोनों मजाक कर रहे थे। राहुल और एंडी की बात पर पूजा और प्रीति मुस्कुराने लगी।
तभी प्रीति की नजर अपने स्कूल की छत पर गई। उसने देखा कि उसकी मॉम स्कूल की ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ घूर रही थी। प्रीति को यह देखकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रीति जानती थी कि उसकी मॉम छत पर कभी नहीं जाती थी। प्रीति उन तीनों की ओर देखकर बोली, यार, मॉम ऊपर क्या कर रही है? वो तो इस वक्त अपने ऑफिस में होती है। प्रीति की बात पर तीनों की नजरें छत पर चली गईं, मगर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है, ऊपर तो कोई नहीं है। प्रीति ने देखा अब वहां पर वाकई कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। प्रीति दोबारा अपने दोस्तों से बातें करने लगी, मगर बातें करने के दौरान उसकी नजर फिर से अचानक छत पर पड़ी। उसने देखा उसकी मॉम छत पर खड़ी हुई उसे ही घूर रही थी। मैं अभी आती हूँ। ठीक है प्रीति, जल्दी आना। प्रीति, कहीं तुम इसलिए तो नहीं भाग रही ना कि तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी? लेकिन प्रीति ने राहुल और पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज तेज कदमों से स्कूल की बिल्डिंग की ओर चली गई। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग की स्कूल की छत पर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी मॉम छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। ये देखकर प्रीति घबरा कर बोली, ये आप क्या कर रही हैं मॉम? आप गिर जाएंगी। मगर प्रीति की बात का उसकी मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति दौड़ती हुई अपनी मॉम के पास आई, मगर जैसे ही वो उनके करीब गई, अचानक उसकी मॉम का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई और चेहरे का मांस ऐसा हो गया जैसे कि बरसों से सड़ा हुआ हो। ये देखकर प्रीति की हलक से चीख निकल गई और उसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मगर उस भयानक चेहरे वाली ने बेहद फुर्ती से प्रीति का गला पकड़कर उसे छत से नीचे की ओर फेंक दिया और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में स्कूल में हाहाकार मच गया। प्रीति की मॉम आशा कुलकर्णी प्रीति की लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। एंडी, पूजा और राहुल को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति उनके बीच नहीं रही। तभी स्कूल की 4 लड़कियों जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था, एक एक करके छत से नीचे गिरने लगी। अब वहां प्रीति की जगह 4 लड़कियों की लाशें थी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वरुण पुलिस फोर्स को लेकर वहां पर पहुंच गए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद वो पूजा, राहुल और एंडी के पास आकर बोला, मैंने सुना है तुम तीनों प्रीति के बहुत खास दोस्त थे। क्या तुम बता सकते हो कि प्रीति ने आत्महत्या क्यों की? इंस्पेक्टर वरुण की बात सुनकर तीनों दोस्त चौंक गए। नहीं, प्रीति ने आत्महत्या नहीं की। वो तो हम सबसे हंसकर बातें करते करते अचानक से छत पर चली गई। तुम्हें पता है जिन 4 लड़कियों ने आत्महत्या की है, उन लड़कियों के फ्रेंड सर्कल का भी यही कहना है कि बातें करने के दौरान वो अचानक छत पर चली गई। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है। हमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या औरत नजर नहीं आई। इतना कहकर इंस्पेक्टर वरुण वहां से चला गया, मगर एंडी, राहुल और पूजा का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो तीनों स्कूल की फील्ड में एक पेड़ के नीचे बदहवासी की हालत में बैठ गए। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि प्रीति हमारे साथ नहीं है और वो बेवकूफ इंस्पेक्टर बोल रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मेरा दिल नहीं मानता। तभी एंडी के कानों में एक बूढ़े की आवाज टकराई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। तुम्हारी दोस्त ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसने मारा है उसको। तीनों दोस्त ने देखा तो उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जो उन सबको रहस्यमय अंदाज से देख रहा था। आपको कैसे पता चला कि हमारी दोस्त को किसी ने मारा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सालों पहले इस स्कूल का चौकीदार हुआ करता था। इसीलिए मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। जब इस स्कूल की प्रिंसिपल आशा कुलकर्णी बनी तो उसने मुझे स्कूल से हटवा दिया। और हटवाती भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं उस मक्कार औरत का राज जो जानता था। सच तो ये है कि उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिली और साथ ही साथ उन बेचारी 4 स्टूडेंट्स को भी। आप कहना क्या चाहते हैं? आज 21 तारीख है। आज ही के दिन उसकी मौत हुई थी और आज इतने साल बाद उसने उठकर मौत का तांडव करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आशा कुलकर्णी को मार नहीं देगी। बूढ़े की बात सुनकर एंडी गुस्सा होकर बोला,
एक तो हमने अपनी दोस्त को खो दिया और ऊपर से ये बुढ़ा लगातार बकवास किए जा रहा है। हम इसकी बात पर यकीन क्यों करें? हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी बात है तो सच बताओ, मरने से पहले क्या प्रीति को उसकी मॉम नहीं दिख रही थी? अचानक उन तीनों के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। आपको कैसे पता? तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। जाओ, अभी जाकर देखो। आशा देवी के ऑफिस की अलमारी में उसकी सगी बहन की अस्थियों का कलश रखा हुआ है। आशा देवी ने बरसों से उन अस्थियों के कलश को मंत्र युक्त धागों से बांधकर अलमारी में बंद किया हुआ है और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है। जाओ, जाकर उस कलश को तोड़ दो, नहीं तो मासूम और निर्दोष स्टूडेंट्स की मौतें ऐसी ही होती रहेंगी। बूढ़े की बात में उन तीनों को अब सच्चाई दिखने लगी थी। वो तीनों उठकर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए। उन्होंने देखा कि आशा देवी आंखों में आंसू लिए हुए कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन तीनों को अचानक ऑफिस में घुसता देख वो चौंक कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर उन तीनों ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत आशा देवी के बगल में बनी हुई अलमारी को खोलकर अस्थियों के कलश को बाहर निकाल दिया। ये देखकर आशा देवी चीख कर बोली, कलश को वहीं रख दो। मगर एंडी ने कलश को तोड़ दिया। जैसे ही कलश टूटा, अचानक उसमें से एक काला धुआं उठा और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक भयानक औरत का रूप ले लिया और तुरंत आशा देवी का गला पकड़ लिया। सालों पहले तूने मुझे सिर्फ इसी बात पर इस स्कूल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया था कि मैंने इस स्कूल में टॉप किया था। तूने अपनी सगी छोटी बहन को ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं, तू माफी के लायक नहीं। लेकिन तुमने मेरी बेटी को मारकर अपना बदला तो ले लिया ना? तेरी बेटी ने तेरे कर्मों की सजा पाई। अब तेरी बारी। इतना कहकर उसने एक ही झटके में आशा देवी की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते वो भयानक औरत गायब हो गई। राहुल, एंडी और पूजा की समझ में आ चुका था कि बरसों पहले आशा देवी ने अपनी ही सगी बहन को जलन की वजह से जान से मार दिया था और आज बरसों बाद उसने अपना बदला ले लिया। अर्जुन और समीर दोनों 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उन दोनों का पढ़ाई में मन कम और मटर गश्ती में ज्यादा लगता था। वो दोनों मुंबई के टॉप स्कूल सेंट जोन्स के स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब एग्जाम सर पर आ खड़े हो गए तो अर्जुन और समीर परेशान हो गए। उनकी क्लास टीचर नेहा शर्मा ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब एग्जाम की टेंशन लेने से क्या होगा? साल भर कुछ पढ़ाई तो की नहीं है तुम दोनों ने। तुम दोनों तो इस बार पक्का फेल होने वाले हो। इतना बोलकर नेहा शर्मा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अर्जुन ने घबराकर समीर से कहा, यार समीर, टीचर की बात तो सही है। हम दोनों ने साल भर पढ़ाई तो की नहीं, हमारा फेल होना तो तय है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। मेरे डैड तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे डैड मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर देंगे। मुझसे टेंशन में खाना भी नहीं खाया जा रहा। यार अगर फेल हो गए तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हमसे आगे निकल जाएंगे। हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। काश कुछ महीनों पहले से ही एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते तो आज हमें इतनी टेंशन नहीं होती। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काफी देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, मगर कैसे? मैं जानता हूँ कि 12th क्लास के पेपर कहाँ रखे जाते हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात तो बहुत सीक्रेट होती है। मैं इस स्कूल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज मेरे सामने ही स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर 3 में 12th क्लास की पेपर शीट रखी गई है। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होगा ना, और सीसीटीवी कैमरे भी चालू रहते हैं। मेरे पास उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी रहती है और सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन से खराब पड़े हैं। रामलाल की बात सुनकर अर्जुन सोचते हुए बोला, लेकिन तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? फ्री में मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम उन सारी पेपर शीट्स के फोटोज ले लेना और उन सारी पेपर शीट की एक कॉपी मुझे दे देना।
मतलब तुम उन पेपर्स को स्टूडेंट्स को बेचकर पैसा कमाओगे? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस अपना फायदा देखो। बोलो, क्या तुम दोनों तैयार हो? रामलाल की बात सुनकर समीर और अर्जुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, हम तैयार हैं। रामलाल ने चुपके से 2 चाबी अर्जुन को निकालकर दे दी। सुनो, तुम्हें ये काम 12 बजे से पहले ही करना है। इसमें एक चाबी स्कूल के मेन गेट की है। सुबह तुम मुझे दोनों चाबियां वापस कर देना। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर अपने घर के बाहर अपनी साइकिल लिए हुए खड़ा अर्जुन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में अर्जुन अपनी साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। चल 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 चल, जल्दी चल। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू लेट है। अरे पापा के सोने का वेट कर रहा था, अब जल्दी चल। कुछ ही देर में वो दोनों स्कूल के गेट पर पहुँच गए। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। रात के अंधेरे में स्कूल बड़ा ही भयानक लग रहा था। अर्जुन ने स्कूल का मेन गेट खोल दिया और वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च ऑन करके स्कूल के अंदर घुस गए। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से बड़ी सावधानी पूर्वक दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी समीर के कानों में एक लड़के की दर्द भरी आवाज गूंजी। तूने सुना? लगता है कोई ऊपर है। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। अब जल्दी से चल, काम कंप्लीट करके घर चलते हैं और रात में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 3 के सामने खड़े हुए थे, पर पता नहीं क्यों समीर के मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अर्जुन ने रूम नंबर 3 के कमरे का ताला खोल दिया। अंदर चलकर जल्दी से पेपर शीट की फोटो खींच लेते हैं। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी उनके सामने से एक काली परछाई बड़ी तेजी से गुजरी और ठीक रूम नंबर 3 से थोड़ी दूर बने हुए रूम नंबर 2 के अंदर चली गई, जिसमें बरसों से एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला लटक रहा था। उन दोनों ने टॉर्च की रोशनी में उस परछाई को साफ साफ देखा था। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो क्या था यार? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस परछाई को देखकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा गया, मगर वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था। अर्जुन समीर से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि रूम नंबर 2 के दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया और एक तेज हवा के झोंके से उसका दरवाजा भी और वो रूम रोशनी से जगमगा उठा और फिर सामान्य हो गया। अब रूम 2 से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आने लगी। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने समीर से तुरंत कहा, तू सही कह रहा था यार, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। जान है तो जहान है। इतना कहकर समीर और अर्जुन वहाँ से भागने लगे, मगर उन दोनों के साथ अजीब ये बात हुई कि वो घूमकर वापस उसी रूम नंबर 2 के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक उन दोनों ने खुद को रूम नंबर 2 के करीब खिंचता हुआ महसूस किया। उन्हें दोनों रूम नंबर 2 के अंदर खड़े हुए हैरत से फटी फटी आंखों से उस मंजर को देख रहे थे। उन दोनों के सामने रूम नंबर 2 की पूरी क्लास जमी हुई थी और स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज टकराई। तुम दोनों प्रोफेसर बख्शी की क्लास में क्या कर रहे हो? अर्जुन और समीर ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों और सिर से खून बह रहा था। वो भारी स्वर में बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बताओ, यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? समीर बेहद डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, हमें यहाँ से जाने दो। हम तो बस कल के एग्जाम की पेपर शीट चुराने आए थे। समीर की बात सुनकर अचानक उस भयानक चेहरे वाले ने समीर का गला पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने
पेपर शीट चुराने के बारे में सोचा भी कैसे? इतना बोलकर उस भयानक चेहरे वाले ने समीर को पकड़ लिया और बेदर्दी से ब्लैक बोर्ड पर समीर का सिर मारने लगा। कुछ ही देर में समीर मृत होकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मगर वो भागकर फिर वहीं वापस आ जाता। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में अर्जुन ने डरकर पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे दिन अर्जुन सब लोगों को बेहोश मिला और समीर की लाश रूम नंबर 2 के सामने पाई गई। अर्जुन ने स्कूल की प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। चपरासी रामलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में अर्जुन को पता लगा कि काफी साल पहले वहां पर प्रोफेसर बख्शी नाम का एक स्ट्रिक्ट टीचर उस स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अचानक स्कूल की छत गिर जाने की वजह से प्रोफेसर बख्शी की मौत हो गई। कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे